नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ। सवाल ये है कि जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं। तैयारी 360 के भी चैनल पे आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। मोस्टली इन टीचर्स के द्वारा जो भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ाया जाता है, उनके पब्लिशिंग हाउसेस के से कोई परमिशन नहीं ली जाती ऑफ कोर्स। एंड क्या ये इस ऐसा करके कॉपीराइट एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं? ये पहला सवाल। दूसरा ये कि जनरली हमें देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी का कंटेंट आपको बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशिंग हाउसेस के द्वारा वर्बैटिम भी प्रिंटेड देखने को मिलता है, या फिर हमें देखने को मिलता है कि उसमें से सब्सटेंटिव कंटेंट को, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंटेंट को उठाकर प्राइवेट पब्लिशर्स के द्वारा अपनी बुक्स का हिस्सा बना लिया जाता है। इन दोनों ही केसेस में क्या वो कॉपीराइट एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं? क्योंकि जनरली एनसीईआरटी उनको वार्निंग्स इशू करती रहती है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला लेकर आएंगे। कुछ ऐसा ही मामला हमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के केस में देखने को मिला। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में इसी तरह के एक मामले पर अपनी जजमेंट दी, सुनवाई की। क्या कहा गया उस मामले में आज हम जानेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि ये पूरा का पूरा कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉपीराइट होता क्या है। साथ ही में जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कैसे होती है, टर्म्स ऑफ कॉपीराइट, यानी कि अगर एक व्यक्ति को कॉपीराइट किसी लेट्स से बुक को लेकर मिल जाता है तो वो कितने वर्षों तक उसके अधिकार एंजॉय करेगा। साथ ही में हम जानेंगे कि कॉपीराइट के केस में लाइसेंस क्या होता है, किस तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ करने का लाइसेंस दे देते हो। और साथ ही में जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉपीराइट एक्ट की इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती हैं। एंड इन केस अगर कोई व्यक्ति इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट करता है तो उसको कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मामला समझते हैं। देखिए, 2010 का एक गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का ऑर्डर था। उस ऑर्डर में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की जो बॉडी है, विच इज़ आंध्र प्रदेश अकेडमी, विच इज़ अगेन आंध्र प्रदेश अकेडमी जो है वो एक सिमिलर बॉडी है टू एनसीईआरटी। द ओनली डिफरेंस इज कि एनसीईआरटी वर्क्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज आंध्र प्रदेश की जो अकेडमी है, इट वर्क्स फॉर द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नाउ इसमें कहा गया था कि भाई आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश्ड बुक्स हैं, यानी कि अकेडमी के द्वारा पब्लिश्ड बुक्स हैं, इन्हें कोई भी ना तो स्कूल ना ही प्राइवेट कॉलेज इन्हें पब्लिश कर सकेगा। अब इसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया था गुंटूर बेस्ड एक पब्लिशिंग हाउस के द्वारा, क्योंकि इसी ऑर्डर का सहारा लेते हुए पुलिस ने इन्हें रेड किया था। ऑफ कोर्स कॉपीराइट एक्ट के तहत ही रेड किया था। इनका जो पूरा का पूरा बुक्स थी उन्हें कॉन्फिस्केट कर लिया गया था एंड साथ ही में इनके ऊपर केस चला था। इनको जो है इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी बेसिकली चलाया गया था। नाउ क्योंकि इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, इसी ऑर्डर को चैलेंज के जो पिटीशन थी उसी का ये केस है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करें या साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर इनको हम कॉपीराइट के दायरे में लेकर आ जाएंगे तो इट विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट, बिकॉज दीज आर नॉन लिटरेरी इन नेचर। सो बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस को अगर कोई रीप्रिंट कर रहा है, वर्बैटिम भी रीप्रिंट कर रहा है, या साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बुक्स को कोई रीप्रिंट कर रहा है, तो उसके ऊपर कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होगा। सवाल उठता है कि कॉपीराइट होता क्या है। सबसे पहले इसी को समझते हैं, फिर बाद में इस केस के ऊपर आएंगे। देखिए, कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट है, एक एक्सक्लूसिव बंडल ऑफ राइट्स हैं, जो कि एक ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर होता है। अब देखिए, कोई भी राइटर होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि म्यूजिशियन होता है, आर्टिस्टिक वर्क करता है, या फिर प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स या फिर साउंड रिकॉर्डिंग्स करता है, इन सभी की अगर हम वर्क की बात करें, इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ नॉन टेंजिबल इन नेचर। अब देखिए, दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गई, आप इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की, इसी तरह से और जितनी भी आप ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया में आती है, जिन्हें आप छू सकते हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसे आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट यू कांट टच इट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अधिकार अगर कोई देता है तो वो है कॉपीराइट एक्ट। नाउ कॉपीराइट, जैसे मैंने आपको कहा, exclusive right given by the law to the creator of literary, dramatic, musical, artistic works and producers of cinematographic films and sound recordings. Now essentially rights किस तरह के होते हैं, क्या राइट मिल जाता है? देखिए भाई,
अगर मैंने कोई बुक पब्लिश करी करी है, तो मैंने कुछ बुक लिखी है या फिर कोई पेंटिंग बनाई है या फिर कोई म्यूज़िकल लेट्स से टोन बनाई है, तो उसके ऊपर मेरा एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा कि मैं उसे रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसे पब्लिक को कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उसकी एडेप्टेशन लेकर आ सकता हूँ, उसमें बदलाव लेकर आ सकता हूँ। जैसे आप देखते हैं ना, फर्स्ट एडिशन आ गई, फिर सेकंड एडिशन आ गई, फिर थर्ड एडिशन आ गई। नाउ दिस इज़ माय एक्सक्लूसिव राइट। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का मेरे पास अधिकार है। नाउ अगर मैं ये सारा काम अकेले से या खुद से नहीं करना चाहता, तो इसको मैं लाइसेंस के थ्रू किसी और को करने की इजाज़त दे देता हूँ इन रिटर्न फॉर सम काइंड ऑफ रेम्युनरेशन और एनी काइंड ऑफ लेट्स से व्हाट वी से प्रॉफिट इन रिटर्न। नाउ कॉपीराइट की जो डेफिनेशन है वो हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, उसके सेक्शन 14 में दी गई है। अब बात करते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये है कि भाई देखिए, मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, चाहे वो मेरी बुक थी या फिर मेरी म्यूजिकल टोन थी या कुछ भी था, पेंटिंग थी, आपने मेरे इजाज़त के बिना उसका सब्सटेंशियल पार्ट या फिर उसे कंप्लीटली यूज़ कर लिया विदाउट माय ऑथराइजेशन। नाउ क्या कहता है, इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट द कॉपीराइट ओनर कैन टेक लीगल एक्शन। एंड लीगल एक्शन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसमें आप सिविल लेट्स से उसमें सिविल में भी जा सकते हैं एंड क्रिमिनल में भी जा सकते हैं। सिविल में क्या होता है कि आप इंजंक्शन मांग सकते हैं, यानी कि सामने वाला जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बिना ऑथराइजेशन के यूज़ कर रहा है, उसके खिलाफ आप इंजंक्शन लेकर आ सकते हैं, कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उसे मेरा जो प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करने से रोका जाए। अगर आपकी बिना ऑथराइजेशन के प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया, यानी कि आपकी कोई बुक है या फिर पेंटिंग है या फिर म्यूज़िक है, उसे यूज़ किया जाता है, उससे आपको जो नुकसान हुआ है, आपको जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आप यहाँ पर डैमेजेस माँग सकते हैं। अब ये तो हो गया जी हमारा सिविल, सिविल साइड हो गया। क्रिमिनल में आपको पनिशमेंट की भी यहाँ पे प्रावधान है कि जो आपका जो कॉपीराइट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसे यूज़ कर रहा है, उसको आप पनिशमेंट देने की गुहार लगा सकते हैं कोर्ट को। नाउ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ कि भाई देखिए, एक बार आपने कॉपीराइट ले लिया किसी चीज़ के ऊपर, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, तो वो कितने समय तक आपका कॉपीराइट उसमें बना रहता है। तो उसके लिए हमें सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट देखना पड़ता है, जिसमें कहा गया है टर्म्स ऑफ कॉपीराइट ऑफ इन पब्लिश्ड लिटरेरी, ड्रामेटिकल, म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा कि कंप्यूटर के जो कोड्स होते हैं, उनमें भी कॉपीराइट होता है, राइट? तो यहाँ पर मैं बात अगर कर रहा हूँ, वो है लिटरेरी वर्क की, जैसे कि प्लेज़ हो गया, पोएम्स हो गया, ड्रामेटिक वर्क्स की, प्ले अगेन म्यूज़िकल वर्क्स हो गया, आर्टिस्टिक वर्क्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब कहता है कि ये जितनी भी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जिसने इन्हें बनाया है, उसे हम ऑथर कह देते हैं। उस ऑथर की लाइफ़ टाइम तक तो इसका कॉपीराइट रहता ही है, उसकी डेथ होने के लगभग नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 60 इयर्स तक फर्दर उसके जो heirs होते हैं, लीगल heirs होते हैं, उस ऑथर के जो लीगल heirs होते हैं, उनके पास भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार बना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि ऑथर है, उसकी 2018 में लेट्स से डेथ हो जाती है। नाउ 2018 के बाद 2019 शुरू होता है। 2019 कैलेंडर ईयर से लेकर 60 ईयर्स इसमें आप ऐड कर लें। सो बेसिकली अगर 60 में इसमें ऐड करता हूँ तो 79 तक, 2079 तक इस व्यक्ति के, इस ऑथर के जो लीगल एयर्स हैं, उसका अधिकार उस लिटरेरी वर्क पे या फिर उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बना रहेगा। तो ये होता है जी हमारा टर्म ऑफ कॉपीराइट इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिकल वर्क्स एंड म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। अगर मैं बात करूँ इन सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्म्स, ये जो सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्म्स हैं, ये जिस दिन पब्लिश होती हैं, पब्लिश होने से 60 इयर्स तक इसके ऊपर उस व्यक्ति का अधिकार है जो इसका ओनर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इसको ऑन करता है। साउंड रिकॉर्डिंग्स के केस में भी ऐसा है कि भाई पब्लिश होने से 60 इयर्स तक आपका इसके ऊपर अधिकार रहता है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट का काम होता है, उसके ऊपर सरकार का जो अधिकार है कॉपीराइट का, वो 60 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग फर्स्ट पब्लिश्ड डेट उस कैलेंडर ईयर से, राइट? सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच इट इज पब्लिश। सो सरकार के द्वारा लेट्स से कोई रिपोर्ट पब्लिश की गई या फिर सरकार के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है, 2019 में पब्लिश किया जाता है, 2020 से यहाँ पे प्लस 60 कर लीजिएगा, इंक्लूडिंग 2020, ये सरकार को यहाँ पे अवधि मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें टर्म ऑफ कॉपीराइट इन पब्लिक इन वर्क ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, सो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के द्वारा भी अगर कोई कॉपीराइट से जुड़ा हुआ काम है, उसमें भी सेम प्रोविजन है कि 60 इयर्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इन विच इट इज पब्लिश्ड,
राइट? सो इस तरह से यहाँ पे इसको ये जो टर्म है काम करती है। अब लाइसेंस बाय ओनर्स ऑफ कॉपीराइट, देखिए कोई भी कॉपीराइट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अपने इस काम को यूज करने के लिए लाइसेंस देता है। अब ये जो लाइसेंस है, ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी जब कॉपीराइट से जुड़ी हुई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है तभी मैं इसका लाइसेंस दे पाऊँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई फ्यूचर वर्क के लिए भी मैं यहाँ पे लाइसेंस आपको दे सकता हूँ। एंड जनरली हमें देखने को भी मिलता है कि लेट्स से कोई स्टोरी टेलर है, वो कोई फ़िल्म की स्टोरी लिख रहा है और वो स्टोरी लिखी नहीं है अभी, लिखने वाला है, वो उसका लाइसेंस ऑलरेडी डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर को दे चुका होता है एंड बदले में प्रोड्यूसर उसे कंपनसेट कर देता है। तो अभी स्टोरी एग्जिस्टेंस में आई भी नहीं है, उससे पहले ही आप इसका जो कॉपीराइट है वो ऑलरेडी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लाइसेंस के थ्रू करते हो एंड इसका पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो हमारे इसी कॉपीराइट एक्ट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉपीराइट एक्ट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती हैं एंड आप जितनी भी चीज़ें अपने जीवन में अपने अराउंड देखते हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स का यूज़ हो या फिर कोई और हो, वो आपको इसी तरह की जो एक्सेप्शन दी गई हैं सेक्शन 52 में, उसका एक हिस्सा देखने को मिलती है। इनफैक्ट सेक्शन 52 जो है इस एक्ट का वो वन ऑफ द लेंथीएस्ट सेक्शंस है एंड इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस दी गई हैं। अगर लिटरेरी वर्क की बात करूँ, ड्रामेटिकल वर्क की बात करूँ, म्यूज़िकल एंड आर्टिस्टिक वर्क की बात करूँ, नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर इनका यूज़ किया जाता है, फेयर यूज़ किया जाता है यानी इनके साथ फेयर डीलिंग किया जाता है फॉर प्राइवेट पर्पसेस इंक्लूडिंग रिसर्च, तो ये कॉपीराइट के दायरे में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ऑथर ने कोई यहाँ पर रिसर्च किया एंड उसकी कोई रिपोर्ट लिख दी, कोई बुक लिख दी, अगर मैं उस बुक को प्राइवेट रिसर्च के लिए, प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसका कोई मैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बुक को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, उस म्यूज़िकल नोट को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या फिर उस आर्टिस्टिक वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, वो जो है क्रिटिसिज़्म जो है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। उस पर्पस के लिए अगर मैं उस कॉपीराइट यूज़ उस इवेंट को यूज़ कर रहा हूँ या उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। इसी तरह से कोई मान लीजिए करंट इवेंट को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ या करंट अफेयर्स को पढ़ाने के लिए मैं किसी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, वो भी जो है हमारा कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंक्लूडिंग द रिपोर्टिंग ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक। सो बेसिकली मान लीजिए कोई इवेंट हो जाता है, उस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किसी बुक से कोई पैराग्राफ उठा लिया, राइट? या किसी बुक का कोई चैप्टर उठा लिया, तो ये जो है कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा बिकॉज़ द पर्पस इज़ टू एक्सप्लेन द करंट इवेंट और करंट अफेयर्स। चलिए, इसी के साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही जैसे मैंने आपको कहा ना लेंथी सेक्शन है, तो इसमें द परफॉर्मेंस, अब देखिए जो हम स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में देखते हैं, वहाँ पे स्टाफ के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ ड्रामेटिकल वर्क्स का, कुछ लिटरेरी वर्क्स का या म्यूज़िकल वर्क्स का यूज़ किया जाता है एंड वो यूज़ किया जाता है फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस एंड जिनके लिए यूज़ किया जाता है उस ऑडियंस में या तो उनके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हो गए, उनके गार्जियंस हो गए या फिर उनसे जुड़े हुए बच्चों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वही हैं। तो ऐसे में वो जो म्यूज़िक का यूज़ करते हैं, आप देखते हैं ना कॉम्पिटिशन जो फंक्शंस होते हैं, उनमें म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं डांस वगैरह के लिए, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। इसी के साथ-साथ क्या है, द कॉज़िंग ऑफ रिकॉर्डिंग टू बी हर्ड इन पब्लिक बाय यूटिलाइजिंग इट। कहता है जी, इट इन एन एनक्लोज्ड रूम या हॉल मेंट फॉर कॉमन यूज़ ऑफ रेज़िडेंट्स इन एनी रेज़िडेंशियल प्रीमाइसेस। अब देखिए रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस होती हैं जैसे सोसाइटीज़ होती हैं। सोसाइटीज़ के कोई जिम में या सोसाइटी के लेट्स से कोई होटल में अगर इसका यूज़ किया जाता है, व्हिच इज़ ओनली फॉर द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस या वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, नॉट बीइंग अ होटल एंड सिमिलर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, इसमें होटल नहीं आएगा सॉरी। सो अगर कोई ऐसा कोई पार्क है सोसाइटी का या फिर कोई जिम वगैरह है, उसमें अगर यूज़ होता है, जो फ्री जिम वगैरह होते हैं, तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। कहता है जी और एज़ पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ क्लब, अब कोई सोसाइटी है, उसका कोई क्लब है, वहाँ पे अगर कोई गाना-बजाना किया जाता है, तो वो कॉपीराइट में नहीं आता है। अब कहता है जी द रिप्रोडक्शन इन अ न्यूज़पेपर, magazine or other periodical of an article on current economical, political or social or religious topic, unless the author of such article has expressly reserved to himself the right to such reproduction। अब कह रहे हैं कि किसी न्यूज़पेपर वगैरह में आपने रिप्रोड्यूस करना है कोई ऐसा आर्टिकल जो कि एक ऑथर के द्वारा लिखा गया है। सो लेट्स से कोई ऑथर है, उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर आर्टिकल लिखा है। अब अगर वो ऑथर ने आर्टिकल को सेल्फ
रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रिज़र्व करके नहीं लिखा के रखा, तो आप उसको न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन वगैरह में उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से अब देखिए, कई बार न्यूज़पेपर कोई कोई बहुत ही रेयर बुक होती है। अब वो रेयर बुक जो है, उसको आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में रेयर बुक की एक ही कॉपी है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे में उस बुक को या उस पैम्फलेट को, उस शीट को आप क्या है 3 कॉपीज़ तक निकाल सकते हैं। ये भी इसी एक्ट में दिया गया है कि अगर आप 3 कॉपीज़ निकालते हैं फॉर नॉन कमर्शियल पब्लिक लाइब्रेरी, तो आपका ये जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, ये नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अब वापस मैं इसी केस पे आ रहा हूँ जो अभी जिससे हमारी पूरी डिस्कशन शुरू हुई थी। अब उसी केस का यहाँ पे सहारा लिया गया, आई मीन इस सेक्शन का सहारा उस केस में लिया गया। सेक्शन 52 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी का क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ एच एक अगेन एग्जेम्पशन है। इट एग्जेम्प्ट्स द पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट पैसेजेस फ्रॉम पब्लिश्ड लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क्स इन कलेक्शन इंटेंडेड फॉर बोना फाइड और जेन्युइन इंस्ट्रक्शनल यूज़। समझो, आप देखिए बुक्स वगैरह होती हैं या जो टीचर्स होते हैं आपको, जनरली टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स कहते हैं जी ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करना इस बुक में से सिर्फ ये पेज से लेकर ये पेज तक पढ़ लेना। अब ये जो शॉर्ट पैराग्राफ या फिर शॉर्ट वर्क को आप पब्लिश करते हैं या जो फोटोस्टेट वाला आपको ये प्रिंट निकाल के देता है, वो भी क्या होगा, वो इसी एक्सेप्शन के तहत आ जाएगा, वो भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट नहीं है। नाउ इन द प्रेजेंट केस कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट सेड द पिटिशनर्स बुक्स आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 52 which says fair use is an exception to copyright. Now this again fair use आ गया कि भाई ये जो बुक्स हैं, इसमें जो भी आपने लेट्स से मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ किया या फिर साइंस के जो डायग्राम्स हैं उनको अगर यूज़ किया, साइंस के अगर टेक्स्ट को यूज़ किया, वो फेयर यूज़ के दायरे में आ जाएंगे। Further, it is said textbooks don't fall under the category of literary works as per Copyright Act. इसी के साथ साथ इसमें कहा गया द रीजन वॉज दैट टू क्वालिफाई एज अ वर्क इन द कॉपीराइट कैन एग्जिस्ट इट मस्ट बी ओरिजिनल। अब देखो जी, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ये टेक्स्ट बुक्स भी जो है वो कहीं ना कहीं से तो ली जाती है ना। टेक्स्ट बुक्स को आप 100% ओरिजिनलिटी क्लेम नहीं कर सकते। ओरिजिनल लिटरेरी वर्क हो, ओरिजिनल आर्टिस्टिक ड्रामेटिकल या म्यूजिकल वर्क हो, उसी के ऊपर आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। द बुक्स इन क्वेश्चन printed by petitioner are non-literary in nature and hence they would not fall within the ambit of section 13 of the Copyright Act which talks about कि कौन सी चीज़ें कॉपीराइट के दायरे में आ जाती हैं। अब इसी के साथ-साथ इसी केस में हमें एक और केस है उसके भी यहाँ पर ज़िक्र करना चाहिए। वो केस दिल्ली हाई कोर्ट का है। ये केस था चांसलर मास्टर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्सेस नरेंद्र पब्लिशिंग हाउस 2008 का ये केस था। बेसिकली इस केस में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी उस समय की। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ये कहा था कि ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, दीज़ आर एक्सप्रेशंस ऑफ लॉज़ ऑफ नेचर। The discovery of such laws cannot confer monopoly to those who describe it. So basically किसी ने अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की खोज कर दी, अब ये लॉज ऑफ नेचर है, उस इक्वेशन को खोजने वाला ये नहीं कह सकता जी इसके ऊपर मेरी मोनोपोली हो गई, या फिर वो ये नहीं कह सकता जी इसके ऊपर जो है ना मुझे आप कॉपीराइट दे दो। तो ये इसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, और ये भी कहा गया कि भाई देखिए, एक जो इक्वेशन होती है ना उसे सॉल्व करने के कई सारे मीडियम, कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे उसको तरीके होते हैं डिस्क्राइब करने के। नाउ इसके ऊपर आप कहते हैं जी मोनोपोली हासिल नहीं कर सकते, इसके ऊपर कॉपीराइट आप नहीं ले सकते। अब 2-4 बातें और इसी से जुड़ी हुई करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑफेंस है, वो क्या होता है? देखिए, ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड अदर राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस एक्ट। अब इसमें मैंने आपको कहा था ना कि अगर कोई कॉपीराइट को नोइंगली इन्फ्रिंज करता है या फिर किसी को इन्फ्रिंज करने के लिए अबेट करता है यानी कि उकसाता है, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? कहता है जी पनिशेबल with the imprisonment for a term which shall not be less than 6 months। सो मिनिमम 6 महीने की सजा मिलती है, बट मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है? 3 वर्षों की हो सकती है। एंड यहाँ पे और नहीं है, एंड है, यानी कि फाइन भी लगेगा। मिनिमम फाइन कितना? 50,000 रुपीज, एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 लाख रुपीज तक का फाइन उसके ऊपर लग सकता है। प्रोवाइडेड, कहता है जी इन्फ्रिंजमेंट अगर ऐसे केस में नहीं की गई है, मान लीजिए मैंने इन्फ्रिंजमेंट को कर दिया, लेकिन उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना ही तो मैंने उसको ट्रेड के लिए किया था, ना ही बिज़नेस के लिए इन्फ्रिंजमेंट किया था। तो ऐसे केसेस में जजेस मुझे 6 महीने से कम की सज़ा और 50,000 रुपए से ज़्यादा कम का फ़ाइन
लगा सकते हैं। दैट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द जज। फिर अगर मैं एक गलती दोबारा दोहराता हूँ, तो उसके केस में क्या होगा? मान लीजिए पहली बार मुझे इन्फ्रिंजमेंट के लिए सज़ा मिल गई, फाइन लग गया। दोबारा भी मैं अगर वो करता हूँ, तो ऐसे में दूसरी बार जो सज़ा मिलेगी, नॉट लेस देन 1 ईयर एंड मैक्सिमम 3 इयर्स की, एंड फाइन जो है नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक का फाइन मुझ पे फिर से लगाया जा सकता है। तो ये है जी हमारा आज का पूरा मामला जो हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि भई आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।